Hello guys, welcome to your channel. This is CTET previous year's paper session. This is question first. Learning disabilities are generally found. सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः किसमें पाई जाती हैं, ये आपको बताना है. ऑप्शन फर्स्ट, इन स्पेशली दो चिल्ड्रन whose पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच अ प्रॉब्लम्स. वो बच्चे जिनके माता पिता इस बीमारी से ग्रसित हैं. सेकंड, इन चिल्ड्रन विद एवरेज टू सुपीरियर IQ, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है. ऑप्शन थर्ड, मोर ऑफन इन बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में पाई जाती है. ऑप्शन फोर्थ, मोर ऑफन इन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षाएं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, यानी कि जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनमें ये पाई जाती है. सो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसका आंसर होगा. दिस इज क्वेश्चन सेकंड. ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सा एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही या शी इज सफरिंग फ्रॉम. एक बच्चा जो है सा एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर दोनों में ही डिफरेंस नहीं बता सकता. तो आपको ये बताना है कि वो किससे सफरिंग है, वो किस बीमारी से ग्रसित है. ऑप्शन फर्स्ट डिसमोर्फिया, ऑप्शन सेकंड डिसलेक्सिया, ऑप्शन थर्ड वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन फोर्थ डिसलेक्सेमिया. द आंसर इज ऑप्शन सेकंड डिसलेक्सिया. क्वेश्चन थर्ड, in the information processing model of thinking the following steps are said to be take place. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के ऑफ थिंकिंग के अंदर ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं आपको, और आपको जो इन्हें अरेंज करना है. रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, रिस्पॉन्स सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, कैटेगराइजेशन. आपको इन स्टेप्स को अरेंज करना और बताना है कि इनका अरेंजिंग ऑर्डर क्या होगा. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स इज ऑप्शन फर्स्ट. सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे हम, देन प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फिर रिस्पॉन्स सिलेक्शन, फिर सिलेक्ट करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे. सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट. ऑप्शन फोर्थ इज गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर. गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं आपके? प्रतिभाशाली विद्यार्थी. इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, इंट्रोवर्ट इन नेचर, नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स. अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते ये बच्चे. सो गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं वो in their judgment. So answer is option first. This is question fifth. पार्शियल रेनफोर्समेंट. पार्शियल देखिए, सबसे पहले रेनफोर्समेंट के बारे में बात कर लेते हैं. रेनफोर्समेंट अगर इजी लैंग्वेज में कहें तो रेनफोर्समेंट का मतलब होता है मोटिवेट करना. बच्चे को मोटिवेट करने के लिए जो भी आप टास्क, जो भी आप क्रियाएं करते हो उसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट. पार्शियल रेनफोर्समेंट का मतलब होता है, देखिए पार्शियल रेनफोर्समेंट और कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट. कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट होता है कि मान लिया एक बच्चा है, वो जब भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेगा, जब भी वो मैथ का काम खत्म करेगा ना, तो आप उसको एक चॉकलेट दोगे, राइट. तो पार्शियल रेनफोर्समेंट के अंदर होता है आपका, इसके अंदर जो है टाइम लगता है. ये नहीं कह सकते हो कि ये तुरंत बाद मतलब हर बार सेम होगा. सो ये डिफरेंट होता है आपका, राइट. अब बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की. पार्शियल रेनफोर्समेंट इज मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, इज लेस इफेक्टिव देन कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्चुअल क्लासरूम, वर्क्स बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल्स. सो इसका आंसर होगा पार्शियल रेनफोर्समेंट इज लेस इफेक्टिव देन कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स. ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव. शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिसग्राफिया, डिसथीमिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया. सो द आंसर इज डिसग्राफिया. शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को डिसग्राफिया होता है. क्वेश्चन 7. एडोलेसेंट में एक्सपीरियंस और जो होते हैं वो किस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं? फीलिंग ऑफ सेटिएशंस अबाउट लाइफ, एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो किशोरावस्था के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको एंग्जाइटी होती है और वो खुद के लिए जो है बहुत कंसर्न होते हैं. So answer is option second. Next question 8. Which one of the following is an example of a fine motor skill? Fine motor skill का example कौन सा इनमें से आपको ये बताना है? Hopping यानी कि फुदकना, running दौड़ना, writing लिखना, climbing चढ़ना. So fine motor skill जो होती है वो option C writing. Answer is option C. Next question 9. Vygotsky theory implies. Vygotsky theory का निहितार्थ क्या है? Collaborative problem solving यानी कि एक दूसरे की हेल्प करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये वाइगोत्स्की की थ्योरी में आता है. सेकंड, इंडिविजुअली असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट. हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल असाइनमेंट देना. आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट ए चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस. प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना. ऑप्शन फोर्थ,
चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हर ओन। बच्चे उन बच्चों की संगति में अच्छे से सीखते हैं जिनकी IQ जो होती है उनकी IQ से कम हो। सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। पाइगोट्स्की थ्योरी कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करती है आपकी। सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 10, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेजेस, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? सिंटेक्स, मॉर्फम, फोनेम, प्रैग्मेटिक्स। वाक्य, रूपिम, सबनिम या फिर प्रैग्मेटिक्स संकेत प्रयोग विज्ञान। सो इसका आंसर होगा आपका मॉर्फिम, रूपिम। आंसर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज मॉर्फिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर, 16 साल का एक बच्चा है, वो 75 स्कोर करता है एक IQ टेस्ट में। हिज मेंटल एज विल बी, उसकी मेंटल एज बतानी है आपको कितनी होगी। सो देखिए मेंटल एज निकालनी है आपको। इसका एक फार्मूला होता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। सो देखिए IQ जो दे रखी है, IQ दे रखी 75, मेंटल एज निकालनी है हमें, क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है 16 और इंटू 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेंटल एज आ जाएगी आपकी 12। आंसर होगा 12। क्वेश्चन 12, IQ स्कोर्स आर जनरली डैश कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। IQ जो होता है आपका वो कोरिलेटेड है एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ, परफेक्टली, हाईली, मॉडरेटली या लीस्ट। सो IQ स्कोर्स जो होता है वो आपका मॉडरेटली कोरिलेट होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ। आंसर इज ऑप्शन थर्ड। दिस इज क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेज मोटिवेशन टू लर्न, यानी कि कौन सा फैक्टर है इनमें से जो किसी भी स्टूडेंट को सीखने के लिए मोटिवेट करता है? ऑप्शन फर्स्ट एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, बाह्य फैक्टर, मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, असफलता से बचने के लिए जो मोटिवेशन होता है वो, टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो, फोर्थ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स, लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो व्यक्तिगत संतुष्टि होती है वो। तो ऑप्शन फोर्थ किसी भी स्टूडेंट को जो सीखने के लिए प्रेरित करती है वो है पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। ऑप्शन फोर्थ होगा हमारा आंसर। दिस इज क्वेश्चन 14, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए इनमें से कौन सा है? एम्प्लाइज का मतलब होता है इंडिकेट करना, में से सही कौन सा है? बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए इनमें से कौन सा है जो आपको ट्रुथ इंडिकेट करता है? ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट आ रखा है यहाँ पे, तो जो ऑप्शन नहीं है आपको वो बताना है। डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए नंबर ऑफ वेज, यानी कि सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीकों से आप प्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड, लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीन्स, अलग अलग तरीकों से सीखने का आंकलन किया जा सकता है। थर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो IQ से संबंधित नहीं है। फोर्थ, इंटेलिजेंस इज ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ processing operation used by an individual to solve problem. So answer is fourth. इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो IQ से रिलेटेड नहीं होती, तो ये जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर नहीं आता। ऑप्शन थर्ड आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन 15, वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर इज अडोप्टेड बाय ए सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली एंड द अदर बाय ए पुअर फैमिली। दो जुड़वा भाई थे, उनको अडॉप्ट किया जाता है, एक को रिच फैमिली अडॉप्ट करती है और दूसरे को एक पुअर फैमिली अडॉप्ट करती है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व अबाउट देयर IQ स्कोर्स। एक साल के बाद उनके IQ से रिलेटेड जो ये नीचे ऑप्शन दिए गए ये आपको बताना है कि इनमें से क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है। द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विद स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद पुअर फैमिली, कि जो रिच फैमिली से बॉय बिलोंग करता था वो ज़्यादा स्कोर करेगा उसकी अपेक्षा जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। ऑप्शन सेकंड, बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, दोनों इक्वली स्कोर करेंगे। ऑप्शन थर्ड, द बॉय विद पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली, वो लड़का जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था वो ज़्यादा स्कोर करेगा उसकी अपेक्षा जो रिच फैमिली से बिलोंग करता था। सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर, ऑब्वियसली तो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। सोशियो इकोनॉमिक लेवल जो होता है वो हमारे IQ स्कोर को अफेक्ट नहीं करता। सो आंसर इज क्वेश्चन 16, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, जो लर्निंग स्टाइल है वो अफेक्ट करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग को। सेकंड, स्ट्रेंथन ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की क्षमताएं। थर्ड, नीड्स ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की नीड्स। मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी जो गलती करते हैं वो। तो आपको बताना है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग से कौन सा रिलेट नहीं करता। सो आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट जो है ये लर्निंग असेसमेंट से रिलेट नहीं करता। आंसर इज ऑप्शन सेकंड। दिस इज क्वेश्चन 17। एन एम्पावरिंग स्कूल विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी द मोस्ट इन इट्स टीचर। एक सशक्त विद्यालय अपने टीचर्स में किस क्वालिटी को प्रमोट करेगा? मेमोरी, डिसिप्लिन, नेचर, कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड, टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट। आंसर इज फोर्थ, टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट। सो आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। दिस इज क्वेश्चन 20। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एनकरेज डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जिससे जो नॉन अटेंडिंग बच्चे होते हैं उनको एनकरेज किया जाए ताकि वो स्कूल जो है रेगुलरली आए? पेइंग 5 रुपीज़ पर डे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को डेली 5 रुपये दिए जाएं। सेकंड, ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएं, आवासीय विद्यालय। नोट अलोइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मे बी मेड ए लीगली पनिशेबल ऑफेंस, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानून दंडनीय अपराध बनाए। कि अगर कोई पेरेंट्स जो है बच्चों को स्कूल में नहीं आने देगा ना तो उनको दंड दिया जाएगा। ऑप्शन फोर्थ, अ चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉय बाय द स्कूल मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम होम एवरी डे, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेके आए। सो आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल। रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं आपके बोर्डिंग स्कूल्स, राइट। सो जो नॉन अटेंडिंग बच्चे होते हैं उनके लिए जो है बोर्डिंग स्कूल्स खोले जाएं। क्वेश्चन 21, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सफल समावेशन को किसकी आवश्यकता नहीं होती? कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन, सेग्रीगेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता तो होती है, संवेदनशीलता इसकी भी ज़रूरत होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में कभी भी सेग्रीगेट नहीं होता, यानी कि अलग करना, सेग्रीगेशन होता है अलग करना, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती, ये एक नेगेटिव टर्म है, राइट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स की भी ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दिस इज क्वेश्चन 22। द अपस्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कोलेस्टिक एरिया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कोलेस्टिक एरिया कैन बी जस्टिफाइड एज। सो यहाँ पे दो टर्म आपकी दी गई हैं, स्कोलेस्टिक एरिया और को स्कोलेस्टिक एरियाज। स्कोलेस्टिक एरिया जो है आपके, इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, 2 लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। और को स्कोलेस्टिक एरियाज में आपकी आती हैं, को स्कोलेस्टिक एरियाज के अंडर जो एक्टिविटी आती है आपकी वो होती हैं लाइफ स्किल्स, ड्राइंग्स, और जो हेल्थ और जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है वो इस एरिया के अंडर आती हैं। को स्कोलेस्टिक एरिया की परफॉर्मेंस के बेस पर हम किस तरह से जो है स्कोलेस्टिक एरिया को की परफॉर्मेंस को जो है अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो आपको इसको जस्टिफाई करना है। इट एंश्योर यूनिवर्सल रिटेंशन, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। इट डेवलप रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर होता है जो हाथ से काम करते हैं, जो आपकी लेबर हाथ से काम करती है उसको कहते हैं मैनुअल लेबर। सो इट डेवलप रिस्पेक्ट फॉर, सो ये मैनुअल लेबर के लिए जो है रिस्पेक्ट डेवलप करता है। इट कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये व्यक्ति विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। इट फॉलो द पॉलिसी ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन फॉर द मार्जिनलाइज स्टूडेंट, ये जो मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो है भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल सिलेक्टिंग मटीरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट डैश ऑफ डैश शुड बी देयर। पोर्टफोलियो के लिए मटीरियल सिलेक्ट करते समय किस किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए? एक्सक्लूजन स्टूडेंट्स, विद्यार्थी या बहिष्करण, इंक्लूजन अदर टीचर, अन्य शिक्षक और समावेशन, इंक्लूजन स्टूडेंट्स विद्यार्थी और समावेशन, इंक्लूजन और पेरेंट्स अभिभावक और समावेशन। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, इंक्लूजन और स्टूडेंट विद्यार्थी और समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज दैट। इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पे क्या मतलब होता है? देखिए, जब एक बच्चा किसी सिंगल टॉपिक या फिर इशू के बारे में सीखता है और उसको जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है, उसको डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखता है, तो इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर पूछा गया है कि
जो इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसकी ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस क्या है? स्टूडेंट आर लेस लाइकली टू डेवलप ए डिसलाइक फॉर पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया। इस ऑप्शन में बोला गया है कि बहुत कम संभावना है कि बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया से कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाए और बच्चे जो है उसको डिसलाइक करें। नेक्स्ट, टीचर्स आर परमिटेड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग लेसन एंड एक्टिविटी। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। थर्ड, स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू जनरलाइज एंड अप्लाई न्यूली लर्न नॉलेज इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। टीचर्स आर लेस लाइकली टू फील ओवरवेल्म्ड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टॉपिक्स नीडेड टू बी एड्रेस्ड इन ए ट्रेडिशनल करिकुलम। मल्टीपल टॉपिक जो है आपके जिन्हें ट्रेडिशनल करिकुलम में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, उससे टीचर्स के अभिभूत यानी कि ओवरवेल्म्ड होने की कम संभावना होती है। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो जो है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि इंटरडिसिप्लिनरी जो टीचिंग होती है ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है किसी टॉपिक को या फिर किसी इशू के बारे में सोचता है और उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है उसको गो थ्रू होता है, उसमें से उसके बारे में जानकारी लेता है, राइट। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई 7th ग्रेड है और 7th ग्रेड में जो है आपके लैंग्वेज आर्ट, साइंस और एसएसटी के टीचर हैं, इकट्ठे मिलके वो जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट जो है वो रिवर के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो जो लोकल रिवर सिस्टम होगा वो यूनिफाइंग आइडिया होगा तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो जनरलाइज करे और अप्लाई करे अपनी नॉलेज को मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में। सो आंसर जो होगा वो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक टीचर जो है यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए जो है मज़ेदार बना सकता है। आपको ये बताने की कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इससे रिलेट नहीं करता। गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले यानी कि बच्चों को जो खेलने के लिए फ्री टाइम देना। प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग बाय देमसेल्व्स, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे जो है एक्सपेक्ट करना। प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटीरियल, जो ओपन एंडेड मटेरियल होता है वो सामग्री जो है बच्चों को प्रोवाइड कराना, लेकिन जब वो बच्चों से एक्सपेक्ट करेगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है मज़ेदार नहीं बना सकता। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लर्नर हु डेमोन्स्ट्रेट एन अर्नेस्ट डिजायर फॉर इंक्रीज्ड नॉलेज एंड एकेडमिक कॉम्पिटेंस आर सेड टू हैव ए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वो बच्चे जो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं और एकेडमिक कॉम्पिटेंसी यानी कि शैक्षणिक दक्षता को जो है इंक्रीज करने की हार्दिक इच्छा रखते हैं, वो क्या है, उनके पास क्या होता है? मास्टरी ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, वर्क अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मास्टरी ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू इंस्टिल ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन ए प्राइमरी क्लास ए टीचर शुड। प्राइमरी कक्षा में पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? विश ईच चाइल्ड इन द मॉर्निंग, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड, बच्चों में जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अलाउ दैम टू मेक ग्रुप ऑन देयर ओन ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोमेट्री ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटी, समूह गतिविधियों के दौरान सोशियोमेट्री के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। नरेट स्टोरी विद पॉजिटिव एंडिंग, पॉजिटिव एंडिंग वाली कहानियां सुनानी चाहिए। सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ कि उनको जो है पॉजिटिव एंडिंग वाली जो है स्टोरीज को नरेट करना चाहिए एक टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विद इन ए नर्सरी क्लास। नर्सरी क्लास की शुरुआत के लिए कौन सी सबसे अच्छी थीम है? माई नेबरहुड, माई स्कूल, माई फैमिली, माई बेस्ट फ्रेंड। सो आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड, माई फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू एरर मेड बाय चिल्ड्रन। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो ट्रू है? एरर कैन बी करेक्टेड बाय चिल्ड्रन देमसेल्व्स, देयरफॉर ए टीचर शुड नॉट इमीडिएटली करेक्ट देम। बच्चे स्वयं त्रुटियों को सुधार सकते हैं, इसके लिए टीचर्स को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। ए टीचर इज नॉट एबल टू करेक्ट ऑल एरर इन क्लासरूम, इट इंडिकेट दैट द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन हैज फेल्ड। यदि एक टीचर कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल करता है। नेक्स्ट इज,
ए टीचर शुड नॉट नोटिस एवरी एरर अदरवाइज सिलेबस विल नॉट बी कवर्ड। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। करेक्टिंग एवरी एरर वुड टेक टू मच टाइम एंड बी टायरसम फॉर ए टीचर। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड। यदि एक शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि टीचर एजुकेशन जो है वो फेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द हॉलमार्क ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का विशेष चिन्ह है क्या है? देयर इज एन इम्प्लिसिट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया गया होता है। द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल। समस्या जो है वो मौलिक होती है। देयर इज यूजुअली वन अप्रोच फॉर गेटिंग द राइट आंसर। सही उत्तर प्राप्त करने की केवल एक ही अप्रोच होती है। द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन ओनली वन प्रिंसिपल या टॉपिक। प्रॉब्लम जो होती है वो किसी एक प्रिंसिपल या टॉपिक पे बेस्ड होती है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। देयर इज एन इम्प्लिसिट हिंट गिवन इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समस्या कथन में संकेत जो होते हैं वो अंतर्निहित रूप से दिए गए होते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन